नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी का बीसीए सेकंड सेमेस्टर का 5th लेसन मोची राम और पुस्तक है काव्य कुंज। कवि परिचय जानते हैं। धूमिल उपनाम इन्होंने खुद रखा था। उनका मूल नाम सुदामा पांडे था। उनका जन्म 9 नवंबर 1936 को वाराणसी के खेवली ग्राम में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। परिवार का जीविकोपार्जन किसानों और दुकानों पर निर्भर था। उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में हुई थी और 13 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह भी संपन्न हो गया। वह उच्च शिक्षा का कुछ सोचते तभी पिता की मृत्यु से परिवार का दायित्व उनके कंधे पर आ गया। उन्होंने कलकत्ता के एक लोहे के कारखाने में मजदूरी की। फिर कुछ समय बाद एक ट्रेड कंपनी की नौकरी करने लगे। बाद में उन्होंने आईआईटी से इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा किया और निर्देशक की नौकरी करने लगे। इन कुछ रोजगार अवसरों से गुजरते व्यवस्था पूंजीवादी संरचना के प्रति उनका आक्रोश गहरा होता गया। व्यवस्था विरोध उनके स्वभाव उनकी कविता की एक विशिष्ट प्रवृत्ति रही है। धूमिल की अपनी विशिष्ट काव्य भाषा है जिसमें आम फहम शब्दों की बहुलता से प्रयोग किया गया है। उनकी कविताओं की सफलता और लोकप्रियता में बिंबों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रखर और ताजे हैं। उनकी काव्य भाषा की एक अन्य विशेषता बार बार प्रकट होने वाले सामान्यीकरण है जो उनकी कविता में ड्रामा के तत्वों को प्रवेश कराते हैं। देश की आज़ादी से मोहभंग उनकी कविताओं में अत्यंत तीक्ष्णता से अभिव्यक्त हुआ है और ये कविताएं उन तमाम नैतिकताओं और भद्रताओं से लोहा लेती है जिनका इस्तेमाल शासन अपनी रक्षा के लिए करता है। उनकी भाषा की सरलता और प्रवाह उन्हें लोकप्रिय कविताओं में शुमार कराती है। उनके विषयों में आम जीवन उनके संघर्ष प्रतिरोध के सभी चित्र मौजूद हैं। धूमिल का 39 वर्ष की अल्पायु में ही ब्रेन ट्यूमर से निधन हो गया था। कविता इस प्रकार है। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी, सच कहो मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है मेरे लिए। हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो हो जैसा है जहाँ कहीं है। आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बराबर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। मोचीराम कविता धूमिल की एक अत्यंत चर्चित एवं मार्मिक कविता है। कवि और चर्मकार यानी कि मोची के बीच की बातचीत और इस पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति की मनस्थिति का अनावरण कविता अत्यंत गहराई से करती है। कवि कहते हैं कि रापी यानी कि चमड़ा काटने का औजार जो लोहे से बना होता है को हाथ में लिए हुए मोची की आंखों ने चेहरा ऊपर का ग्राहक के रूप में खड़े कवि को देखा और विश्वास भरे स्वर में हंसकर बताया कि उसकी नजर में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, बल्कि हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो उसके सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। यहाँ आशा यह है कि व्यक्ति अपने आप में बेशक एक संपूर्ण इकाई है, परंतु वो समाज से निरपेक्ष नहीं है। हर व्यक्ति किसी भी पेशे से जुड़े दूसरे व्यक्ति के लिए उपभोक्ता अथवा कमाई का जरिया है। कविता बड़ी सांकेतिक है। आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। पंक्ति गहरा निहितार्थ रखती है। दूसरा पद है, यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नौयत बताते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है जैसे टेलीफोन। एक खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है, मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें टटोलता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। अभावग्रस्त व्यक्ति ने जूते ठीक करते वक्त वैसे ही दूसरे व्यक्ति का ध्यान पूरी तरह मानवता से युक्त रहता है। उसे महसूस होता है कि जर्जर फटे हुए जूते पर लगाए जाने वाला हर टाका जूता पहनने वाले व्यक्ति पर लगता है। कवि ने मोची के माध्यम से
अलग अलग आर्थिक स्थिति एवं मनोवृत्तियों वाले लोगों की खबर ली है। मोची के सामने ऐसा जूता भी आता है जो पूरी तरह फटा है और उसके ऊपर लगे ढेर सारे पैबंदों की तुलना चेचक वाले चेहरे से की है। जूते के चलने लायक बनने की उम्मीद वैसी ही है जैसे टेलीफोन के खंभे पर फंसी पतंग का किसी बच्चे को मिलना। इस कदर फटे जूते को ठीक करने से पहले मोची जूते पहनने वालों का कहना चाहते हैं कि इस पर पैसे फेंकना व्यर्थ है, लेकिन वह ऐसा कह नहीं पाता। उसे अपने और उस ग्राहक की जाति एक ही दिखाई देती है और तब करुणा से भरे हुए उसके हाथ जूते पर चकतियों की जगह मानो अपनी आंखें ताकते हो। ऐसा करके वह पेशेवर हुनर को पीछे रखते हैं। थर्ड, एक जूता और है जिसके पैर को नांद कर एक आदमी निकलता है सैर को। न वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। उसे जाना कहीं नहीं है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है वह कोई बनिया या बिसाती है मगर रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, हियां ठोको, वहां पीटो, घिस दो, ऐसा चमकाओ, जूते को आईना बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से वह हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है। अर्थ कुछ इस प्रकार है। अब जूते पहनने वाले एक नकचढ़ी व्यक्ति की बात करते हुए बताया गया है कि वह जूते आराम से नहीं बल्कि ऐसे पहनता है जैसे उसकी नकेल कसी हो। कविता में एक ऐसे रईस व्यक्ति की बात कही गई है जो जाहिल और कठोर है। जूता ठीक कराते समय पूरी फरमाइश लगा देता है और मजदूरी देते समय पीछे हट जाता है। मोची की वाजिब मजदूरी से कम देकर उसे शरीफों को ठगने वाला बताने पर आगे बढ़ने पर अचानक जूते से कोई कील चुभती है। यह पेशे पर पड़ी हुई चोट का एक प्रकार से प्रतिकार होती है। मोची को हर समय इस बात का ख्याल रहता है कि जूते और पैरों के बीच हमेशा एक आदमी फंसा होता है जो जूते के फटने का दर्द और ठीक किए जाने की चोट अपनी छाती पर सहता है। धूमिल ने अपनी आदत के मुताबिक इस कविता में भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग अपनी बात को स्पष्ट किया है। फोर्थ है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उठता उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पैसों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांगे पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। अर्थ है, कविता के माध्यम से वो बताते हुए कहते हैं कि इंसान के पास अगर जीवित रहने का सार्थक उद्देश्य नहीं है तो उसे हर बात को लाभ हानि की दृष्टि से ही देखने की आदत है, तो मानव तस्करी और धर्म के धंधे में कोई फर्क नहीं है। पेशे के अलावा भी मनुष्य बहुत कुछ होता है। मौसम, सर्दी, गर्मी और ऋतुओं का प्रभाव सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। कविता में कवि ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और वर्ग आधारित भेदभाव की को चिन्हित किया है। बसंत ऋतु की सुंदरता को कवि ने बिल्कुल अछूते अंदाज में चित्रित किया है। बसंत में धुंध समाप्त हो चुकी होती है और पेड़ों पर बड़े बड़े लाल फूल इस तरह दिखाई देते हैं मानो आसमान पर चंदोवा तना है और लाल पत्तों वाली हजार झालरों को धूप में पकने के लिए छोड़ दिया गया हो। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो। एक दिन यह दिन तो तात की तरह तनता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतले धूप में सींचने के लिए लटकता है। सच कहता हूं, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुलझुलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है।
कवि कहते हैं कि ऐसे मायावी मौसम में रापी को संभालना मोची के लिए मुश्किल हो जाता है। झुलझुलाया हुआ बच्चा जैसे स्कूल जाने से कतराता है, वैसे ही मोची का मन भी ऐसे सुहाने मौसम में काम पर जाने से इनकार करता है। ऐसा लगता है मानो कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार करने की जगह पेड़ कवि के मन पर वार कर रहे हैं। पेशे की मजबूरी और जंगल का सौंदर्य कवि के मन में जंग कर रहा है। सुनने में यह बात बड़ी अजीब सी लगती है, मगर यह चौंकाने की नहीं, सोचने की बात है। लोग जिंदगी को अनुभव से नहीं, सिर्फ किताबों से जानते हैं। उनके लिए मोची का बसंत ऋतु पर मोहित होना हैरंग तंगेज हो सकता है। ऐसे लोग मोची की तुलना शायर से कर सकते हैं, जबकि सच तो यह है कि एक ही व्यक्ति मोची शायर दोनों भी हो सकता है। जिसकी सोच में अब तक यह बात नहीं आई पाई है, वह एक प्रकार की अल्पज्ञता तथा रालत फहमी का शिकार है कि ऐसा हर पेशा एक जाति है और शोर व शायरी की भाषा पर दूसरी जाति विशेष का अधिकार है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी के पेड़ से वार करता है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। भविष्य में गढ़ने में चुप और चीख अपनी जगह, अपनी एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। अर्थ है, दूसरी तरफ सच तो यह है कि आग की प्रकृति अगर जलना है तो वो भेदभाव नहीं करती। ठीक उसी तरह बसंत की ऋतु जो होती है, मादकता अगर मोह सकती है तो कोई भी उससे तो मोहित हो सकता है। सभ्यता की यात्रा में कुछ लोगों को अभिव्यक्ति की सुविधा बहुत पहले मिल गई, तो इन्हीं के कारण बहुतों तक यह सुविधा नहीं भी पहुंच पाई। पढ़ना जानने के बावजूद पेशेगत लाचारी ने एक बहुत बड़े समुदाय को बोलने से वंचित रखा। यह एक इकट्ठी चुप अपने आप में अपनी अभिव्यक्ति के लिए तैयार हो रही है। कवि ने इनकार भरी हुई एक चीख और समझदार चुप दोनों का गंभीर निहितार्थ संकेतिक किया है। उनके अनुसार अन्याय आधारित कुव्यवस्था पर ध्वंस करने में और समानता युक्त समाज का निर्माण करने में इस चुप और चीख का अपनी अपनी जगह बराबर का योगदान है। इस प्रकार साठोत्तरी कविता के प्रमुख कवि धूमिल ने मोचीराम कविता के माध्यम से एक साथ अलग अलग कई महत्वपूर्ण बातों को विमर्श के अंदाज में उठाते हुए अपने लिखने के सार्थकता को सिद्ध की है। एक अंकीय प्रश्नोत्तर देखते हैं। कविता मोचीराम के रचयिता कौन है? धूमिल। मोचीराम कविता किस पेशे से जुड़े व्यक्ति की बात करता है? मोची यानी कि चमरकार। मोची के हाथ में कौन सा औजार होता है? रापी। मोची को हर आदमी क्या नजर आता है? एक जोड़ी जूता। आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है का क्या आशय है? हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। मोची की दृष्टि में गरीब और अमीर में क्या समानता है? दोनों उसके ग्राहक है। फटे जूते को कवि ने किससे तुलना की है? चेचक वाले चेहरे से। मोची किस भावना से जूते की मरम्मत करता है? करुणा और संवेदनशीलता से। कविता में रईस व्यक्ति का व्यवहार कैसा दिखाया गया? अहंकारी और कंजूस। रईस व्यक्ति को मोची क्या ठगता हुआ प्रतीत होता है? अपना वाजिब मजदूरी मांगने पर। मोची के लिए जूते और पैरों के बीच क्या फंसा होता है? एक आदमी। कवि ने मोची को किससे तुलना किया? शायर से। बसंत ऋतु में मोची के मन में क्या द्वंद्व होता है? पेशे की मजबूरी और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच। कवि ने बसंत ऋतु को किस तरह चित्रित किया है? पेड़ों पर लाल फूल और आसमान में चंदोवा के रूप में। कवि के अनुसार कौन सी चुप अभिव्यक्ति के लिए तैयार हो रही है? पेशेगत लाचारी से उपजी चुप। मोची किस कारण अपने पेशे को छोड़ नहीं पाता? जीविका की मजबूरी। कविता किस सामाजिक समस्या को उजागर करती है? जाति, वर्ग और आर्थिक भेदभाव। कविता में रापी का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? श्रम और संघर्ष। मोची के हाथ जूते पर क्या टांगते? अपनी संवेदनाएं। मोचीराम कविता किस काव्य युग से संबंधित है? साठोत्तरी कविता। बताइए अगर इसमें टिप्पणी लेखन। शीर्षक मोचीराम कविता के सामाजिक चेतना और यथार्थबोध। धूमिल की कविता मोचीराम साठोत्तरी हिंदी कविता का एक सशक्त उदाहरण है, जो आम आदमी के संघर्ष, पीड़ा और सम्मान को स्वर देती है। ये कविता एक मोची के माध्यम से समाज में व्याप्त वर्ग भेद, जाति भेद, असमानता और आर्थिक विषमता को उजागर करती है। कविता में मोची केवल जूतों की मरम्मत वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह एक संवेदनशील इंसान है जो हर जोड़ी जूते में उस व्यक्ति की तकलीफ, हालत और व्यक्तित्व को पहचानता है। हर आदमी एक जोड़ी जूता है,
जैसे पंक्ति के जरिए धूमिल ने समाज में व्यक्ति के पहचान को उसे पेशे और उपभोक्ता होने पर सीमित कर देने की विडंबना को दर्शाया गया है। कविता में मोची का पेशा उसकी मजबूरी और करुणा दोनों को उजागर करता है। जब वह फटे हुए जूते की मरम्मत करता है तो मानो हर टाका किसी व्यक्ति के दर्द पर लगाया गया मरहम हो। कविता में एक अमीर व्यक्ति के अहंकार और उसकी कृपणता का चित्रण भी मार्मिक है, जो अपने जूते की मरम्मत तो पूरी शान से करवाता है, लेकिन मेहनत का मोची की वाजिब मजदूरी देने से पीछे हटता है। कवि ने मोची के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक असमानता को बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया है। मोची की आंखों में झलकती संवेदनशीलता और पेशेगत लाचारी उसके व्यक्तित्व को एक शायर की ऊंचाई तक ले जाती है। बसंत ऋतु के आकर्षण और अपनी रोजमर्रा की मेहनत के बीच उसका द्वंद्व जीवन के सौंदर्य और कठोर सच्चाइयों के बीच संघर्ष को दर्शाता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मोचीराम केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक तमाम मेहनतकश लोगों का प्रतीक है, जिनकी जिंदगी अपने पेशे की बाधाओं और आत्मसम्मान की लड़ाई के बीच झूलती है। तो छात्रों, इस तरह से बीसीए का फर्स्ट लेसन रैदास के दोहे यहीं पर समाप्त होता है। और क्वेश्चन का पैटर्न जैसे आपका फर्स्ट सेम में था, ठीक वैसा ही होगा। और अगले वीडियो मैं आपको बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ। वीडियो को देखते रहें, मेरे चैनल पर बने रहें। और आपको अगर ये वीडियो सही लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।